हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम कुमार। आपका मैचलेस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जहां तक मैंने अपना वादा कहा था कि मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ही बेसिक से। जिसको कुछ नहीं पता है इतिहास का, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और मैं खुद ही एक कमज़ोर छात्र रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही समझकर सबके लिए पढ़ाना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार समुद्र के किनारे रहकर समुद्र की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार दूर से ही बैठे अपने मंजिल को देखकर ये अंदाज़ा मत लगाइए कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है तो निश्चय ही पूरा कर पाइएगा और जीत आप ही का होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि हमें बलिदान और त्याग तो करना ही होगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ सबको नहीं मिलता। अगर आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वरना दुनिया जो चीज़ चाहती है वो तो आपको मिल ही जाता है। पर आप सपना आपका है, तो ये आपने चाहा है, तो इसके लिए मेहनत कौन करेगा? आप करेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप मेहनत जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताएं इतिहास का परिचय। इसमें क्या है दोस्तों, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा गया है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जो भारत और फारस की संबंधों का विवरण है। तो हमने भारतीय इतिहास चूंकि पढ़ेंगे, तो पहले भारत के बारे में जाने कि आखिर भारत कौन है। ठीक है, तो आइए, उत्तर में हिमालय। दोस्तों, आप मैप पे हमेशा याद रखिएगा कि ये ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, और इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। तो उत्तर में हिमालय, तो ऊपर में क्या है दोस्तों? हिमालय। और दक्षिण में क्या है दोस्तों? समुद्र। और इसको एक उपमहादेश भी कहा गया है। तो यही उपमहादेश जो भारतवर्ष को पुराणों में या ग्रंथों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। अब भारत ये मत समझ लीजिएगा जो राम जी के भाई थे। जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भरत जो थे शकुंतला एवं राजा दुष्यंत का पुत्र था, और उनके ही हम संतान हैं, इसलिए हम भरत की संतान, इसलिए हम भारतवासी कहे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो भारत का नाम जो है समय समय पर परिवर्तन होते रहा। जैसे यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। चलिए दोस्तों, हम जो है हमने मतलब विद्वान जो हैं इतिहासकार अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। दोस्तों, कोई भी आपके घर आता है तो उसको जानने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। प्राचीन इतिहास को जानने का क्या स्रोत है? अब देखिए, धर्म ग्रंथ। अभी आपको पता है कि आपका कोई दोस्त आया है, ठीक है, तो उसका परिचय कैसे पता चलेगा? या मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है? तो कोई उसका चिट्स होगा, कोई उसका पत्र, उसमें पता चल जाएगा। यानी वो है आपका धर्म ग्रंथ। उसके बाद उसी को ऐतिहासिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, जो इतिहासकार द्वारा लिखा होता है। विदेशियों का विवरण, अब आपके गर्लफ्रेंड के बारे में जो है दूसरा कोई बताता है, मतलब दूसरा कोई कौन है? विदेशियों, मतलब जो बाहर से इंडिया में है वो क्या है? विदेशियों। तो उनका भी मत क्या है? अलग अलग हो सकता है। तो वो जो बताते हैं वो क्या है? विदेशियों का विवरण। और तीसरा या चौथा बोलिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब मान लीजिए आपका दोस्त या गर्लफ्रेंड एक गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट को आप देखकर याद करते हैं कि ये मुझे उसने दिया था, मतलब ये है पुरातत्व। समझ गए दोस्तों? हमें आशा है कि आप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए दोस्तों, अब इतिहास के जो है आखिर प्राचीन इतिहास हम क्यों पढ़ना जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, प्राचीन इतिहास से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। अगर हम प्राचीन इतिहास में ही अपने आप को ढालें तो क्या हमारे लिए फायदा है और क्या हानि है। दोस्तों, अगर किसी चीज की बारे में जानना है तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो चूंकि इतिहास क्या है, एक स्रोत है आपकी जानकारी के लिए, दूसरों के बारे में जानने के लिए क्या है, इतिहास एक स्रोत है। हमें कैसे पता चलेगा कि हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, गांधी जी कौन थे, ये कौन बतलाता है, इतिहास बताता है। इसलिए इतिहास का जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इतिहास में जो है, जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। इसके गुण क्या हैं। तो गुण क्या है, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित। अगर आज हम इस मुकाम पे हैं या हम लोग इस दुनिया में हैं तो ये प्राचीन इतिहास का दिन है। उन्होंने क्या हुआ, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पत्थरों के अंदर रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे मानव। तो वो अपने आप को क्या किए, सुरक्षित किए। और पत्थरों के क्या है, आप शस्त्र बनाने लगे तो अपने को क्या किए, सुव्यवस्थित किए और सुरक्षित किए। हथियारों का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया और कृषि का आविष्कार किया। दोस्तों, आप जो भी हथियार देख रहे हैं वो ऐसा तो अचानक नहीं बना होगा, बट धीरे धीरे क्या हुआ है, मॉडरेट हुआ है। हम लोग भी जो मानव हैं, हम भी क्या हुए, धीरे धीरे मॉडरेट हुए हैं। अगर इसके बारे में सही ढंग से जानना है तो मोबाइल को ही देख लीजिए। आज कितना जनरेशन मोबाइल चल रहा है, 5th जनरेशन चल रहा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार मोबाइल का 5th जनरेशन है वैसे ही हमारा भी जनरेशन आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं उसी प्रकार, उसी में क्या है, प्राचीन इतिहास से हमें आंख के आविष्कार बारे में पता चलता है, कृषि का आविष्कार पता चलता है। अब तीसरा है संस्कृति और सभ्यता। आपको पता है पूरे विश्व में हमारी संस्कृति और सभ्यता सबसे उच्च कोटि की है और सदैव रहेगी और पूजनीय है। और हमारा जो प्राचीन जीवन शैली है वो कैसे रहा, वो हमें प्राचीन इतिहास से पता चलेगा कि कैसे हमारे आर्य वंशज आए। नहीं तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए, अब प्राचीन इतिहास के दोष क्या रहे। अगर मान लीजिए दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि काश हम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे। तो अगर पहले जैसे आज रहते तो क्या ज्ञान और विज्ञान बढ़ता, अर्थात आपके हाथ में मोबाइल होता, टीवी होता? नहीं होता। यहाँ तक हम जो पढ़ा रहे हैं और आप दूर बैठे हमें देख रहे हैं, वो भी सुविधा नहीं होती। उसके बाद वर्णों का, वर्ण जिसको हम कहते हैं मतलब जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में बांट दिया गया लोगों को। अभी क्या है, इसका दुरुपयोग होने लगा। ये बेशक ही उचित बनाया गया हो, लेकिन जहाँ पे ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार था, मंदिरों में जाने का अधिकार था, क्षत्रियों को शस्त्र चलाने का अधिकार था, जो वैश्य और शूद्र को नहीं था। तो क्या ये दोस्तों सही है? आपका इसका साक्षात प्रमाण मिलता है महाभारत में। महाभारत में आपने कर्ण को देखा है कि हर समय कहा गया तुम सूत हो, तुम शूद्र हो, तुम शस्त्र नहीं चला सकते, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम वेद सुनने योग्य नहीं हो। तो क्या अगर वो चीज अब तक बनी रहती तो क्या एक मानवीय विकास हो पाता? एक इस तरह से मानवता का हनन होगा। उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति के नाम पर शोषण। दोस्तों, जहाँ तक सभ्यता और संस्कृति, हर किसी की एक सीमा है, अति सर्वत्र वर्जित है। अगर उसको हम जितना अति कर देंगे वो हमारे लिए हानिकारक होगा। मान लीजिए जो टैबलेट है एक खाने के, अगर आप 10 खाइएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा? बेशक बुरा ही पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, संस्कृति सभ्यता तो अच्छी थी, लेकिन उसी में क्या हुआ, इसके नाम पे शोषण शुरू होने लगा। तो क्या, तो आपको पता है स्त्रियों को घूंघट पहनाना, उनको घर से बाहर नहीं जाने देना, तो ये सब क्या है, सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से शोषण होने लगा। ठीक है, उसका ऊंच नीच का भेदभाव होना कि भाई तुम शूद्र हो, तुम नीचे बैठो, नहीं। तो ये सब एक प्रकार का शोषण का स्वरूप है। उसका स्त्रियों की स्थिति तो पूछिए मत दोस्तों। बेशक हम मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में अच्छा हमारा मतलब स्त्रियों का
व्यवहार या स्थिति रहा होगा, लेकिन इसमें जो है स्थितियों की स्थिति है वो बहुत ही गिरी हुई स्थिति थी। मतलब उनको भोग और विलास की वस्तु समझते थे, एक प्रकार के इंसान नहीं। जैसे उनको दास बना कर रखना नहीं, तो आप दास प्रथा के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम जान लिए किसके बारे में कि प्राचीन इतिहास के क्या गुण है और क्या दोष है। आपको ये भी पता है कि अगर प्राचीन इतिहास अगर रह जाता, अभी भी हम प्राचीन इतिहास में जिएंगे, तो ये सारे दोष उभर जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे विकास को अवरुद्ध कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हमने देख लिया, अभी हमें देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे या ऐतिहासिक ग्रंथ कहिए। तो आपको पता है दोस्तों धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। दोस्तों याद रखिए कि संघर्ष को अगर आप अपना अवसर बना लीजिएगा तो जीत आप ही की होगी। हर संघर्ष को आप सोचिए कि ये अवसर है, आप जो काम कर रहे हैं ये सोचिए कि मेरा एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों आपके लिए कहना चाहूँगा, तुम मत कर यकीन हाथों की लकीरों पे, क्योंकि तकदीर उनके भी होते हैं दोस्तों जिसके हाथ नहीं होते। आप अंधविश्वास में मत पड़िए, कोई बाबा और साधु के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सक्सेस आपका होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ जो है दोस्तों वेद हुआ, तो वेद को जो है चार वेद हमारे माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसके जो ऋचाओं को पढ़ते हैं, मतलब श्लोक को जो पढ़ते हैं, उसके ऋषि हुआ करते थे। जिसको ऋग्वेद को जो पढ़ता था वो होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद को जो पढ़ता था वो अथर्वयु पढ़ा जाता था, और सामवेद को जो पढ़ता था वो उदात्री कहा जाता था, और जो अथर्ववेद पढ़ता था वो कौन है था? अथर्व ऋषि कहलाते थे। तो सबसे पहले आप ऐसे याद कीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋषि के बारे में तो होत्री, अथर्वयु और उदात्री और अथर्व ऋषि। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बारे में विशेषता देखेंगे। तो इसमें 10 मंडल हुआ करता था। अब 10 मंडल में सूक्ति 1028, ऋचाएं 10,462 हुआ करता था। अब देखिए इसमें जो है तीसरे मंडल में, मंडल 10 है, तो तीसरे मंडल से चूंकि क्वेश्चन पूछता है कि भाई तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। अभी दोस्तों गायत्री मंत्र आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये किसके लिए समर्पित है? तो देवता सावित्री के लिए। ठीक है। इसी में वर्णों के 4 वर्णों का भी चर्चा किया गया, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी में क्या है, वामना अवतार की भी चर्चा किया गया है, जो 3 भाग में पूरा लोक ले लिया था। और चूंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं और अग्नि उनसे छोटा होंगे, तो इंद्र जब देवताओं के राजा हैं तो उनके लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। और आइए दोस्तों यजुर्वेद के जो श्लोक पढ़ते तो उसको हम क्या कहते हैं? अथर्वयु। गद एवं पद बलि देने का नियम इसमें पढ़ा जाता है दोस्तों। सामवेद, साम में क्या है? आदमी को म्यूजिक सुनने का काम करता है। स से साम और स से संगीत। तो मतलब क्या है, ये भारतीय संगीत का जनक है। तो कभी कभी पूछ देता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो साम वेद को माना जाता है। और ये गाए जाने वाली इसमें ऋचाएं होती हैं। अथर्ववेद, जिसको अथर्व ऋषि पढ़ा करते थे श्लोक को, इसमें क्या है? जन्म की निंदा की है। किसकी जन्म की निंदा की गई है? तो स्त्रियों की जन्म की निंदा की गई है। हमने आपको बताया कि उसमें क्या था प्राचीन कालों में कि स्त्रियों को क्या है कि भोग और विलास की वस्तु मानते थे, इसलिए उसकी निंदा किया गया है। ठीक है। उनका शोषण किया करते थे। एवं अंधविश्वास, जो अंधविश्वास, ये ऐसा हो सकता है कि अंधविश्वास में जो है स्त्रियों की निंदा होती होगी। ठीक है। रोग निवारण, और इसमें जो है दोस्तों 6 वेदांग और पुराण कितने थे? 18। स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति जो थी, अब कोई इंसान गिरता है तो क्या होता है? मिट्टी लग जाता है, मैल हो जाता है।
तो वही मैत्रेयनी संहिता कहा गया है। दोस्तों याद रखिए, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई बहुत ही सरल है, आसान है, बस वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आप निश्चित ही या विश्वास के साथ जब भी पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए कि मैं तो भाई पास होगा, मेरा इस समय नौकरी पक्का होगा, मैं 67 या जो भी बीपीएससी का एग्जाम है मेरे से नहीं छूटेगा। और ये केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं उन स्टूडेंटों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, जो इतिहास के बारे में क और ख नहीं जानते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि मैं खुद एक कमज़ोर छात्र रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं गुरु बन के नहीं पढ़ाना चाहूँगा, एक छात्र बनकर ही पढ़ाना चाहूँगा, ताकि आपकी समस्याओं का मुझे ध्यान रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए। अब विदेशियों का विवरण, ठीक है। तो विदेशियों का विवरण क्या है दोस्तों? जैसे उस समय जो है आपको पता है कि सिकंदर आया था, तो यूनानी रोमन लेखक कुछ हुआ करते थे, उसके चीनी लेखक हुआ किए और अरबी लेखक। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कभी ना कभी पूछते रहता है, जैसे हेरोडोटस हिस्टोरिका, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, टॉलमी भारत का भूगोल, और उसके बाद निरियाकस और अन्य सीक्रेट्स, ये सारे इतिहासकार भारत में आए हुए हैं। अभी पढ़ेंगे चीनी लेखक जो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और हुएंगसान जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अरबी लेखक में देखिए महमूद गजनवी जब आया था तो उसके साथ अरबरूनी नाम का इतिहासकार आया था, जिसने कभी कोई पूछता है आपको कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद यानी भारत की खोज किसने की थी, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो अल-बरूनी आप कह सकते हैं। और इब्न बतूता वो भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक वंश में जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो आइए दोस्तों, हमने बता दिया कि प्राचीन इतिहास का हमें ज्ञान कैसे होगा। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विदेशियों का विवरण, और तीसरा जो है पुरातत्व। अब ये पुरातत्व क्या है आपको बता चुके हैं। कोई हमें गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट से ये थोड़ी ना पता चलता है कि कौन दिया है, वो तो हमें पता है, समझ रहे हैं ना बात। अब मान लीजिए ये घड़ी है, तो घड़ी जो आपको गिफ्ट दिया, इसमें ये थोड़ी ना लिखा है किसने दिया है, किसी ने ऐसा कुछ, मतलब जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं हो उसको ही पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। और यही जो है प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ेगा तो उसको पाषाण काल, लौह काल और तांबा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले पुरातत्व के बारे में जानने कि आखिर पुरातत्व क्या है, और तब हम इसके आगे जो पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो पुरातत्व 1400 ईस्वी के पूर्व अभिलेख बोगास कोई वैदिक देवता इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार के नाम मिले हैं। हाथी गुफा अभिलेख से क्या मिला है, तो भारतवर्ष का जिक्र मिला है। वैसे ही देखिएगा तो बुर्ज होम कहाँ पे, कश्मीर में, यहाँ पे क्या मिला है, तो नवपाषाणिक सभ्यता मिला है। उसका सिक्कों पर जो लेख है, लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, इसका भी साक्ष्य हमें मिला है। अरिक मेढ़ू जो पांडिचेरी के निकट मिला, ये सब क्या है, एक पुरातत्व। अब जो सिक्का है दोस्तों, जैसे बिना बजाते हुए सरस्वती का आपको फोटो है सिक्का पे, ठीक है, जो समुद्रगुप्त ने चलाया था, तो ये सबसे क्या है, पुरातत्व से पता चलता है कि उस समय कौन राजा हुआ करता था, बस यही पता चल जाता है, तो उसको हम पुरातत्विक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अरिक मेढ़ू आपको बता दिया पांडिचेरी के निकट। उत्तर भारत में जो देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो सभ्यताएं चली थी और दो शैलियाँ। जैसे जो उत्तर भारत में मंदिर हुआ करता है, आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, गुंबद हुआ करता है। कैसा, तो मान लीजिए कि अगर ये मंदिर है तो इस टाइप का गुंबद हुआ करता है, पर यही द्रविड़ शैली में क्या है कि इस टाइप का, गोल टाइप का अगर होगा भी तो गोल टाइप का गुंबद। वैसे तो गुंबद होता नहीं, लेकिन होगा भी तो आपको उस टाइप का गुंबद नहीं मिलेगा जो आपको इधर मिलेगा, गोल टाइप का गुंबद टाइप का मिलेगा आपको। और इसमें जो है मुख्यतः जो भगवान हैं अंदर तो रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, पर हमारे मंदिर में ही भगवान
रहते हैं। तो वही कहने का मतलब कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत में जो मंदिर का जो शैली था वो नागर शैली था, और वही जो दक्षिण भारत में था वो क्या था, द्रविड़ शैली था। दोस्तों अभी हमने आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बता दिया कि उसके लिए कहाँ से हमको साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से पता चल सकता है, विदेशियों का विवरण पता चल सकता है, और पुरातत्व से पता चल। तो अभी जो पुरातत्व है सबसे पहले इसी चीज़ को उठाएंगे, क्योंकि पुरातत्व एक ऐसा है जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो सबसे पहले वही जानेंगे। जैसे कि आप बच्चे हैं तो आपको सबसे पहले आपका जीवनी कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा कि सबसे पहले आप बच्चा हुए थे, फिर आपको लिखने नहीं आता था, उसका धीरे धीरे आपने बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा, फिर लिखना और समझना सीखा। इसी प्रकार का हमारा इतिहास है। सबसे पहले हम जो कुछ नहीं पढ़ना जानते थे तो स्लेट पत्थर के बारे में जानेंगे, यानी पुरातत्व के बारे में। उसके बाद धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कब, जब लिखित साक्ष्य मिलने लगेंगे, और जब लिखित साक्ष्य मिलेंगे जिसको हम समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग का हमारे साथ मिलेगा। आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और दोस्तों मुझे आशा है आप खूब पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा जोश के साथ पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए, और पढ़ाई प्रतिदिन कीजिए। ये नहीं कभी मन किया कि आज चलो पार्टी है, आप पार्टी करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं है, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई का नियमित पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप पढ़ाई इसलिए भी है क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास बनाए रखता है, क्योंकि आपको अगर कुछ भी बोल दीजिए आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लिखने में असमर्थता महसूस कीजिएगा, लेकिन वही आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे आशा है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमेशा ही खुश रहिए। तो इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।